हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। आपको और आपके पूरे परिवार को पंच दिवसीय दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी आपको सुख, शांति, सफलता, समृद्ध सौहार्द एवं स्वस्थ दीर्घायु जीवन व अपार खुशियाँ प्रदान करें। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल था जिसकी वजह से समय नहीं मिल पाया, तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो आप सभी को न्यूज़ डेली का ये मेरा सिद्धांत है कि आप सभी को डेली नॉलेज देना ही देना है। भले छोटे सा ही वीडियो बने, लेकिन आप सभी को एक छोटा सा मैसेज और एक छोटा सा वीडियो आप सभी को मिलना चाहिए। जैसे दीपावली का त्यौहार है, तो अभी क्या है कि बहुत से लोग एक तरीके से ऑफ चल रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई तो नहीं चल रही हमारी, हमें तो नहीं करना है अभी थोड़ा सा। बट क्या है ना फ्रेंड्स कि आप थोड़ा सा ही कीजिए। दीपावली की बात करूँ तो जैसे आज आपने पूजा करा है, माँ लक्ष्मी की पूजा करी, तो बस 15 से 20 मिनट आप बैठ जाइए और पढ़ लीजिए। बस थोड़ा सा एक माहौल होना चाहिए कि हाँ, हमने पढ़ाई करी है, और ज़रूरी भी होता है। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो भी आज के न्यूज़ हैं उनको देखते हैं, समझते हैं, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन एक तरीके से गांधी परिवार को लेके है। तो जो आर्टिकल है वो है होम मिनिस्ट्री कैंसल्स FCRA लाइसेंस ऑन ऑफ 2 NGOs हेडेड बाय सोनिया गांधी। तो देखिए, हुआ यूँ कि जो इनकी 2 NGO हैं राजीव गांधी जी के द्वारा, अभी तो सोनिया जी के द्वारा हेड किया जा रहा है, तो राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये दोनों जो है इनके NGO हैं, और ये काफ़ी टाइम से वर्क भी कर रहे थे। तो एक जो है 1976 में इस टाइप का जो है चला कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के थ्रू जो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को डायरेक्ट या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। ये 1976 में पहली बार बात चली थी कि कोई भी फॉरेन के जो भी एक तरीके से बॉडी वो गवर्नमेंट की चीज़ों को, उनके कार्य को मैनिपुलेट या फिर उनमें इंटरप्ट या फिर सारे तरीके से कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस, डाइवर्ट, वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो 1976 में ही एक्ट लाया गया जो कि FCRA था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में 2010 में अमेंडमेंट भी किया गया। तो उस समय से एक तरीके से देखा जाए तो इन्फोर्समेंट करके और अच्छी तरीके से वर्क करना शुरू हुआ, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया कि कौन से NGO को विदेशों से यानी फॉरेन से पैसा मिल सकता है, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों की बात करी गई FCRA में, और उसी के थ्रू जो है FCRA लाइसेंस जारी किया गया। FCRA एक लाइसेंस देता है जिसके थ्रू ये कह सकते हैं कि अब आपको फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों की जांच की जाएगी FCRA के थ्रू। जब 2020 में फिर से अमेंडमेंट किया गया, तो कहीं ना कहीं FCRA की नीड बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हमारे अगर कंट्री की बात करें तो बहुत सारे NGOs हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जेन्युइन वर्क कौन कर रहा है ये जान पाना कहीं ना कहीं मुश्किल की बात होती है। 2020 में फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया है, और इसमें कुछ चीज़ें कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन या मैंडेटरी कर दी गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा आपको, अगर आपके NGO को FCRA के थ्रू, मतलब फॉरेन से अगर पैसा आपको मंगवाना है, अगर डोनेशन मिलता है, तो आपको SBI के दिल्ली में जो अकाउंट होगा SBI का, वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करवाना होगा। FCRA के तहत अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आपको फॉरेन का पैसा एक तरीके से आना है, तो वो आपको विदेश से इन्हीं अकाउंट में आएगा। जितने भी एक तरीके से कहा जाए, जैसे मैंने अगर कोई NGO खोला या फिर आपकी कोई NGO है, तो जो उसके ऑफिशियल्स हैं उनका आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए। ये मैंडेटरी किया गया कि उनके आधार कार्ड लिंक हों, और आप जो है एक तरीके से जो भी अमाउंट है, जो भी सर्टेन अमाउंट हो, जो भी आपको पैसा मिल रहा है, मान लीजिए अगर 100 रुपये मिल रहा है, तो उसका 20 से 30 रुपये, कुछ एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि उतना ही आप एडमिनिस्ट्रेशन को खर्च करेंगे, और बाकी जो एक बड़ा हिस्सा पैसे का होगा उसे आपको जिस भी वक्त के लिए आप लगाना चाहते हैं। जैसे अगर मेरी कोई, मान लीजिए स्कूल मैं चला रहा हूँ और मेरे स्कूल जो है NGO बेस्ड है, तो अगर उसके लिए जो फंडिंग आ रही है, तो मैं उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि 20 से 30 रुपये, 30 से 40 रुपये ही उसमें खर्च करूँगा 100 रुपये में से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बाकी मुझे जिस वर्क के लिए मैंने मंगाया है उसमें मुझे खर्च करना ही करना पड़ेगा।
अभी देखिए ये राजीव गांधी जी का केस इस तरीके से क्यों सामने आया और क्यों इन दोनों एनजीओ को जो है बैन किया गया कि नहीं, आपको अब पैसा एफसीआरए के थ्रू इन दोनों जो एनजीओ हैं इनको नहीं मिलेगा। चाइना जो है हमारे लिए हमेशा से सिरदर्द रहा है, आप भी जानते हैं। डोकलाम और गलवान ये दोनों प्रॉब्लम हमारे साथ हुई और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बट उस समय ऐसा बताया जा रहा है कि राजीव गांधी जी के क्लोज रिलेशन थे चाइना से, तो कहीं ना कहीं कि चाइना से फंडिंग भी आ रही थी। इन्होंने तो शो करा कि हमारे अकाउंट में फंडिंग नहीं हो रही, बट जब चेक करा गया तो फंडिंग हो रही थी। तो ये भी समस्या से निकल के आई कि जब फंडिंग हो रही है इट मीन्स कि जो हमारे दुश्मन हैं उनसे आपकी अच्छी बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या का और ये बड़े पैमाने पे समस्या हो सकती है। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट का पक्ष है वो भी समझेंगे और जो अपोजिशन का पक्ष है वो भी समझेंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि एनजीओ को रेगुलेट करना जरूरी है, जरूरी भी है, जाहिर सी बात है कि कोई भी एनजीओ है अगर क्या वो हमारे यहाँ गलत चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, क्या वो हमारे यहाँ टेरर को प्रमोट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो पैसे आ रहे हैं उनको। और किसी भी इशू को मतलब डीस्टेबलाइज करने के लिए, मान लीजिए कोई भी कंडीशन हमारे यहाँ है तो हैक्टिक सिचुएशन कैसे क्रिएट करना है वो हमें आपको समझ में नहीं आएगा, बट वो जानते हैं कैसे क्रिएट करना है तो वो कर सकते हैं। ये समस्या निकल के आती है। और उसमें क्या है कि बहुत से एनजीओ हैं, अब वो देश के लिए काम कर रहे हैं या देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी रखने के लिए गवर्नमेंट ने एफसीआरए को वर्क में लिया है, इन्फोर्स किया हुआ है, और वो इन सारी चीज़ों को कहते हुए समझते हुए गवर्नमेंट इन सब पे एक्शन लेती है। अब अपोजिशन का क्या कहना है कि सरकार जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है तो वो हमें ही टारगेट करके जो हमारे द्वारा एनजीओ चलाए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं, उन पे वो वर्क कर रहे हैं। अब देखिए, और जो अपोजिशन का एक बात और कहना है कि जो भी सरकार के एक तरीके से कह सकते हैं जो एक्सेसिव खर्च है या फिर कोई ख़राब पॉलिसी है, जो भी चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं, जैसे अगर कोई भी प्रोग्रेस चल रहा है, मान लीजिए मिड डे मील ही चल रहा है, तो जो मिड डे मील सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये जानकारी हमें एक एनजीओ दे सकती है जो कि अपोजिशन के द्वारा चलाई जा सकती है। इस तरीके का भी आता है इशू। तो ये सारी चीज़ें हैं और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी जांच। अब जैसे मेरे ही मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर कोई एनजीओ चला रहा हूं और उसमें से किसी को कमियां निकालनी हो तो कहीं ना कहीं वो हमारा विरोधी या हमसे बाहर का होगा तो वो कमियां निकाल पाएगा। बस वही चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमें दोनों पक्ष समझना था, गवर्नमेंट का और अपोजिशन का भी। नाम याद रखेंगे दोनों फाउंडेशन के, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इन दोनों को बैन कर दिया गया है। एफसीआरए लाइसेंस इनका रद्द कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एनजीओ को जो लाइसेंस था उसे रद्द किया गया है, एनजीओ का लाइसेंस अब भी है, वो वर्क कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एफसीआरए के थ्रू जो पैसा आना होता है वो अभी नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो हमारा अगला आर्टिकल है फ्रेंड्स, वो इमरान खान पाकिस्तान और वहाँ की इलेक्शन एक तरीके से इन सबसे रिलेटेड है। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है आउट ऑफ फेवर, मतलब और द मिलिट्री नॉट इमरान खान इज़ द रियल थ्रेट ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी। देखिए, अब पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं ये समस्या है कि कहा जा रहा है कि इमरान खान वहाँ की समस्या नहीं, वहाँ की आर्मी जो है वो समस्या है। देखिए थ्रेट क्यों हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने अभी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बैन कर दिया है इमरान खान को। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, देखिए दो तरीके की पावर होती है, या तो सिविलियन होती है, सिविलियन इट मीन्स कि जो भी एक तरीके से प्रोसेस हमारा बनाया जाता है इसके थ्रू, या तो आर्मी की पावर होती है। तो जो पाकिस्तान की बात करें तो वो आर्मी रूल्ड एक तरीके से कंट्री आप कह सकते हो। अगर वहाँ की आर्मी मजबूत है, मान लीजिए अगर मैं पीएम बनता हूँ तो अगर उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हूँ आर्मी के अकॉर्डिंग तो मैं चल पाऊँगा। अगर मैं उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करूँगा तो नहीं चल सकता, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो आर्मी का डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान आर्मी वहाँ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है और सबसे ज़्यादा करप्ट भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो जब भी इंडिया एंड पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होने लगते हैं, जब कभी भी थोड़ी सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाता है या फिर कोई भी रिलेशन हमारा अच्छा होने लगता है तो आईएसआई हुआ या फिर पाक आर्मी ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने का रीज़न है ना कि हमें शांति तो करना ही नहीं है और इसीलिए कूप होते रहते हैं। जैसे अभी देखा जाए कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में कूप हो गया, तो आप समझिए कूप का मतलब तख्ता पलट, एकाएक तख्ता पलट गया। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अब जो इमरान खान, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट इन्होंने चलाई, बट आप देखो कि क्या किसी एक जो आर्मी है, अगर आर्मी चाह रही है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे वर्क होगा, तो एक तरीके से आर्मी का डोमिनेंस हो गया ना। और करप्ट भी हैं यहाँ के जो भी एक जो हायर पोस्ट पे हैं आर्मी में, आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम लोग उनके जो है विदेशों में अच्छे अच्छे
कहीं ना कहीं अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब करप्ट भी हैं, भ्रष्ट जिसे कह सकते हैं, भ्रष्ट भी हैं, और वो सरकार भी चला रहे हैं। तो अगर किसी को पीएम बनना है या फिर वो पीएम बन रहा है, तो उनके अंडर या उनके तरीके से काम करना होगा। तो यहाँ से ध्यान ये हमें ये रखना है कि जब भी, अब यहाँ से क्या पूछा जा सकता है ये समझिए, पूछा एक तरीके से आपसे जा सकता है कि इमरान खान को बैन तो किया गया, बट क्यों किया गया, ऐसा क्या हो सकता है। तो इलेक्शन और आर्मी, इन सबको समझना है हमें, ध्यान रखेंगे। और जब भी यहाँ से आपका आईआर पूछ सकता है हमारा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसा है, और इन फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो हमारा फिर से हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेके है। ये लगातार न्यूज़ में बने होने का रीज़न भी है, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पे वर्क कर रही है। और इन्होंने कहा है कि पुलिस वालों को, मतलब पूरे पुलिस विभाग को कहा है कि आप इस पे ध्यान दें, एफआईआर हो या ना हो। मतलब ये नहीं कि आप एफआईआर का वेट करें, आप इस पे एक्शन लें। तो आर्टिकल जो है वो वाइटल इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कर्ब द प्रोपगेशन ऑफ हेट। देखिए हमारे पास तीन चार चीज़ें हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कह सकते हैं। बट क्या है ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे को हर्ट कर दें। जो हम हेट स्पीच कहते हैं, अपनी भाषा के द्वारा किसी के कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रीजन या किसी ऐसी भी चीज़ के जो कि सोशल सोशल लेवल पे किसी के अगेंस्ट दुर्भावना फैलाना, एक तरीके से हेट स्पीच कह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म का है, वो किसी और धर्म के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो आप समझिए यहाँ पे कि जो ये इस तरीके की बातें आती हैं तो वो कहाँ से आती हैं, जब हम किसी और के साथ किसी और को हर्ट कर रहे हैं, बस उतनी ही हेट स्पीच है, आप समझिएगा। और हेट स्पीच से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हेट स्पीच से अब क्राइम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्राइम बढ़ता जा रहा है। अगर नुपुर शर्मा का केस देखा जाए या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी के केस देखा जाए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको एफआईआर या केस फाइल का वेट नहीं करना है, आप सुओ मोटो स्टैंड ले सकते हैं। कोई कानून जो है, अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि इसके अगेंस्ट कोई हमारे पास कानून, पार्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है हमारे पास, ये भी समस्या आती है। तो जो आईपीसी की धाराएं हैं उन्हीं से भी वर्क हो रहा है और लगातार चल रहा है। बट क्या है कि देखिए, अब टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया का है, तो समस्या आ रही है कि काफ़ी चीज़ें स्प्रेड होने में बहुत कम समय लगता है और स्प्रेड हो जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, इसलिए समस्या आती है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट को और लोगों को और साथ में एनजीओ जो भी हैं इस तरीके की हेल्प जो कर सकती हैं, एक तरीके से हम अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो भैया दो धारी तलवार है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। आपको कौन सा चाहिए ये आपको चूज करना होगा। अवेयरनेस हमें फैला सकते हैं, सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है उनका मिसयूज ना हो ये हमें ध्यान दे सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। सद्भावना जैसे कार्यक्रम हम लॉन्च कर सकते हैं, उनके जो है देख समझ सकते हैं कैसे हम और बेटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट क्लियर कट, मतलब हमें लॉ लाना पड़ेगा, एकदम क्लियर कट हमें लॉ ले आना पड़ेगा। और लॉ के साथ उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ेगा कि नहीं, आपने अगर हेट स्पीच दी तो आपको इतने साल का जेल हो, या फिर आपने क्राइम करा तो आपको इस तरीके की कोई फांसी की सजा या फिर और कोई जो भी हो। मतलब आप सोचिए कि हेट स्पीच के बाद से हेट क्राइम हो जा रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो ये जो केस हुआ नुपुर शर्मा के बाद वाला, जो ये केस हुआ हेट क्राइम का, जो तो ऐसे केस क्या इंडिया में और नहीं हो रहे, हमारे नज़र में आ नहीं पाया ये बात है, बट क्राइम तो हो रहे हैं ना। तो हेट स्पीच अपने आप में देखा जाए तो वो एक पॉइजन ही है, क्योंकि उससे क्राइम बढ़ रहा है। और आज हम लोग अगर देखा जाए तो टेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो समस्या ये है कि कोई भी इस तरीके की न्यूज़ तुरंत स्प्रेड होती है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस टाइम पे। अगला आर्टिकल फ्रेंड्स फिर से घूम फिर के भाषा को लेके है, समस्या चल रही है भाषा को लेके, गुत्थम गुत्थी ढेर सारी हैं। तो आर्टिकल हमारा अपहोल्डिंग यूनिटी अपोजिंग यूनिफॉर्मिटी। इट मीन्स कि अभी तक हमारे इंडिया में देखा है तो कोई भी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखेंगे। ओनली एंड ओनली हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है, संविधान में हिंदी थी, फिर हमने 1977 में एक्ट पारित किया, उससे हमने इंग्लिश को लाया ऑफिशियल लैंग्वेज में, और 15 साल तक के लिए वैलिड रखा था उस टाइम पे कि हमें केवल 15 साल के लिए रखना है, बट ऐसा हुआ नहीं। और नेशन को अगर यूनिटी मतलब यूनिट करने की बात करें तो हमारे यहाँ मतलब वन नेशन और वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हो नहीं सकता। एक्चुअली जब हम अगर देखें तो
घाट घाट पे पानी, और ऐसे है ना कि आप 10 किलोमीटर गए तो वहाँ का जो है लैंग्वेज चेंज हो जाता है, वहाँ का फूड चेंज हो जाता है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाता है। तो आप सोचिए, क्या आप ऐसा मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि किसी एक को पूरी कंट्री को किसी एक लैंग्वेज पे या फिर किसी एक लैंग्वेज को बोलने पे हम ऐसा कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखिए, समस्या ये है कि हम नेशन को यूनाइट करने की बात करें तो हम सेम रिलीजन नहीं कर सकते, सेम लैंग्वेज नहीं कर सकते, सेम कास्ट नहीं कर सकते, सेम रेस नहीं कर सकते, सेम, अब देखा जाए सारी चीज़ें सेम हम कर ही नहीं सकते। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे जो चल रहा है, अब इसमें एक सॉल्यूशन हम ये ला सकते हैं कि मतलब एक तो हिंदी इंग्लिश तो हमने कर दी है, अब उसके साथ जो भी रीजनल लैंग्वेज हैं उन पे फोकस करके ले आ सकते हैं। अब बात भाषा की चली है तो संविधान में अभी हमारा जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 भाषाएं ऐड हैं, आपको ध्यान रखना है, शेड्यूल 8 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। फ्रेंड्स, अगला आर्टिकल बंगाल के लेके है, बंगाल और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेके है। तो आर्टिकल हमारा है, बंगाल सेंड्स रिपोर्ट ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, करेक्शन अवेट्स सेंटर रिस्पॉन्स। देखिए, अभी कुछ दिन पहले कुछ राज्य के ऊपर पेनल्टी लगाई गई और बंगाल पे भी ये पेनल्टी लगाई गई है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लोगों को पक्के घर बना के देने थे, मेजर स्टेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने समय पे, डेडिकेटेड टाइम पे अपना काम नहीं किया है, तो पेनल्टी लगाई गई है। अब बंगाल ने डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी है और उसको एक तरीके से सेंटर के ऊपर शिफ्ट करा है कि इस तरीके से काम नहीं हो पाया या फिर हमारे यहाँ ये सारी समस्याएं थी, तो इस तरीके से दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉम्बैट चल रहा है सेंट्रल और यहाँ का, और आप जानते हैं कि गुत्थम गुत्थी लगी ही हुई है। और यहाँ से देखिए, याद हमें क्या रखना है, हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करता है कि हर किसी के पास पक्का घर होना चाहिए। क्या इसके पहले कोई स्कीम थी? हाँ, तो पहले स्कीम थी इंदिरा आवास योजना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई, जो इसके डिजाइन वगैरह थे उसमें फ्लॉज आने लगे, पारदर्शिता नहीं थी, लीकेज थी, फेवरेटिज्म, मतलब कि जो फेवरेट लोग हैं एक तरीके से या फिर जिनको नहीं मिलना है उनको मिल रहा है, और भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार तो थी ही। इसलिए इसे रिवैम्प करके 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई, जिसमें लक्ष्य रखा गया 2022 तक सभी को पक्का घर कर देना है। हालांकि हो नहीं पाया तो इसे, इस टाइमिंग को बढ़ा के 2024 तक कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। एक एक तरीके से कह सकते हैं आप सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम है, और इसे देखता कौन है, संभालता कौन है, एक तरीके से मतलब ये समझ सकते हैं आप, SECC, मतलब जिनको भी मिलता है ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, जो भी, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी हम उठा के दे देंगे घर, उसके पास है तो भी हम दे दिए घर, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू दिया जाता है। SECC 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेक्स के अकॉर्डिंग ही सबको घर दिया जाता है। याद रखेंगे किसके अकॉर्डिंग, SECC 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसेक्स, ठीक है, याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अच्छा दोस्तों, एक बात और ध्यान देने वाली है कि इतना घर बनाने को लेके क्यों बातें होती हैं, आखिर ऐसा क्या है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की बात हमेशा होती रहती है। जैसे कि अभी रेड फोर्ट पे PM गति शक्ति के लॉन्चिंग को और सारी चीज़ें बताई गई। तो आप एक तरीके से सोचिए और समझिए इस बारे में कि जब एक घर बनता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या किस तरीके से किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, हाईवे है, ये सारी चीज़ें। और किसी एक पार्टिकुलर घर की बात करें तो उसके लिए हमें क्या, सीमेंट चाहिए, नंबर ऑफ लेबर चाहिए, स्टील चाहिए, सैंड चाहिए, सारी चीज़ें, ब्रिक चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं जॉब का क्रिएशन बहुत ज़्यादा होता है। इस जॉब के क्रिएशन को बढ़ाने के लिए ही कहीं ना कहीं इस पे भी हमारा फोकस होता है। यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं कि जब घर बनेंगे तो लोगों को काम मिलेगा। तो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोपोर्शनल टू जॉब क्रिएशन, ये आप समझ सकते हैं। तो इसको आप लिंक करते रहिए, खुद को समझाने के लिए आप लिंक करते रहिए, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। फ्रेंड, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इसरो को लेके है, इसरो और वन वेब को लेके है। तो 36 सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इसरो हैवीएस्ट रॉकेट सेंड सिग्नल्स। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जो हमारा GSLV की बात करें, जो बाहुबली है हमारा एक तरीके से, GSLV मार्क 3, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ये कहाँ पे है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, तो इसरो, मतलब जो हमारा है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैब्लिश कब किया गया? 1969 में, याद रखेंगे। तो एक यूएस बेस्ड कंपनी है वन वेब, इसके 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। कहाँ पे किए गए? इंडिया में किए गए। ठीक है, तो अब देखिए GSLV जो मार्क 3 है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसका लेंथ क्या है? 43.5 मीटर, ध्यान रखिएगा। वेट कितना है? 64644 टन्स, ये इसका वेट है। और जो 36 सैटेलाइट को लेके गया था, इसका वेट है 5796 kg। तो हमें ये ध्यान रखना है। और जो हमारा GSLV मार्क 3 इसे लेके गया, तो छोड़ा कहाँ इसने? लोअर अर्थ ऑर्बिट में डाल के आया है। अब देखिए, इससे पढ़ने से हमें क्या समझ में आया कि पहले इसरो ऐसा काम नहीं करता था। पहले इसरो केवल अपने लिए इंडिजीनियस वर्क करता था, या फिर किसी भी लॉन्च व्हीकल किसी कंट्री के लिए कर दिया करता था। बट क्या है कि अब कमर्शलाइज हो रहा है। इसरो का एक तरीके से कह सकते हैं कि कमर्शियल लॉन्च जो है, इस कमर्शियल लॉन्च व्हीकल की रेस में जो है इसरो हमारा शामिल हो गया। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इस तरीके से इसरो के सैटेलाइट लॉन्च नहीं होते थे। और एक आपको याद रखनी है, लिमिटेड कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में बना। और ये इंडिया स्पेस प्रोग्राम को कमर्शियल लेवल पर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इन्वेंट कर सकते हैं, कैसे और डेवलप कर सकते हैं, इन चीज़ों पे वर्क करता है। और ये कंपनी जो है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इसरो के लिए ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है। आप इस तरीके से सामान्य भाषा में समझिए। अब बात वनवेव की हुई है, तो वनवेव भी हम जान लेते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कि सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करता है। और ये जो इस अभी चल रहा है, तो ये जॉइंट एडवेंचर है। ये हमारा वन वेव जो है, ये जॉइंट एडवेंचर है। ये किस किस के लिए है? यूके एंड भारती एयरटेल का, इन दोनों के द्वारा। तो हमें ध्यान रखना है। जैसे स्टारलिंक है ना, तो अभी क्या है ना कि देखिए, दुनिया में अगर बात करें तो 50% तक ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या फिर उनके पास तक ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम लैंड से अब जा नहीं सकते, हम सी से जा नहीं सकते हर जगह। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि हम स्काई ऊपर ऊपर सैटेलाइट फिट कर रहे हैं कि हर तरीके से हम कोई अगर किसी भी जगह पे है तो उसे हम ये प्रोवाइड करा सकें। जैसे स्टारलिंक वर्क कर रही है, वैसे ही इनकी भी वन वेव कंपनी वर्क कर रही है। तो ध्यान रखेंगे, वन वेव और स्टारलिंक ये किस तरीके से काम कर रही है। और वन वेव यूएस बेस्ड कंपनी है, और ये भारतीय एयरटेल के साथ मिलकर काम कर रही है, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला एक तरीके से आर्टिकल है, वो रिपोर्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि जो डोपिंग के सिलसिले में आया है कि डोपिंग। अब पहले आप यही जान लीजिए कि डोपिंग क्या है। तो जब हम किसी रेस की, या फिर किसी कंपटीशन की, या फिर किसी खेल की बात करते हैं, तो जो हमारी नॉर्मल बॉडी जैसे वर्क करती है, या फिर हम जिस तरीके से नॉर्मल हमारी बॉडी है, तो हम अगर उस पर खेलते हैं तो मतलब कि डोपिंग नहीं। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने जो चीज़ें हमारे लिए बैन की गई हैं, हमने उनको अपनी बॉडी में स्टेरॉइड्स वगैरह इस तरीके से कुछ लिया, जिससे हमारी पावर कुछ देर के लिए बढ़ गई। तो इस तरीके से उन्हें कह सकते हैं जो है, ये सारी डोपिंग की चीज़ें हैं। तो रसिया जो है, रसिया के प्लेयर वैसे भी आप जानते हैं कि हर जगह अवार्ड बहुत ज़्यादा वो लेके जाते हैं, मेडल बहुत लेके जाते हैं। तो रसिया के जो प्लेयर हैं वो डोपिंग में सबसे ज़्यादा बैन होते हैं। मतलब कि वहाँ के जो प्लेयर हैं वो डोपिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह या फिर जो भी चीज़ें हैं ऐसी जो बैन हैं वो यूज कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो इंडिया है फ्रेंड्स, देखिए इंडिया, पहली बात तो मेडल बहुत नहीं आते हमारे यहाँ, बट हम डोपिंग में सेकंड नंबर पे हैं। बहुत बड़ी समस्या हमारी ये है। और कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इस बारे में सोचना भी चाहिए कि इंडिया सेकंड लेवल पे डोपिंग में आ रही है। बट अगर देखा जाए एक तरीके से रसिया को, तो डोपिंग भी ये कर रहे हैं और मेडल भी लेके जा रहे हैं। और अपने यहाँ हम सेकंड नंबर पे हैं, बट हमारे यहाँ इस तरीके से मेडल भी नहीं आ रहे हैं। हमारे शिवपाल सिंह, ये 5th नोटेबल इंडियन एथलीट हैं, इस साल डोपिंग में पकड़े गए हैं। नवजीत कौर ढिल्लो, ये पकड़े गए हैं। धनलक्ष्मी शेखर, ये पकड़ी गई हैं। MR पुवम्मा, ये भी डोपिंग में पकड़े गए हैं। कमलप्रीत कौर, ये भी पकड़े गए हैं। तो एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने बताया कि मेल जो हैं वो 45 हैं और फीमेल 17 पकड़े गए हैं। और पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 286 मेल पकड़े गए हैं और 188 फीमेल पकड़ी गई हैं। वर्ल्ड, अब इसमें दो चीज़ों की बात कर लेंगे, वाडा और नाडा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये स्टैब्लिश कब करी गई? 10 नवंबर 1999 को। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कहाँ पे? कनाडा में। प्रेसिडेंट कौन है? विटोल्ड बेनका। अब हम इंडिया लेवल की बात कर लें
तो हमारे यहाँ जो कब वर्क करता है वो नाटा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इस्टेब्लिश कब हुई? 2005 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर में वर्क करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। और कभी भी हमें डोपिंग इस तरीके से करनी नहीं चाहिए अगर हम इस लेवल के एथलीट होते हैं। एक्चुअली पता सब होता है, बट उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट खोजते हैं और डोपिंग के शिकार होते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे हम बाहर हो जाएं। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो बासमती राइस को लेके है। तो जानेंगे क्या है आर्टिकल हमारा। 5 न्यू वेराइटीज टू एक्सपैंड इंडियाज बासमती प्लेटर। देखिए, प्रॉब्लम कुछ दिन पहले क्या क्रिएट हुई थी कि हमारे बासमती जो राइस है उसका एक्सपोर्ट कम हो गया था। रीजन क्या हुई थी? रीजन ये हुआ था कि लोगों जैसे अगर दूसरे कंट्री में देखें तो काफ़ी वो लोग ध्यान रखते हैं, मतलब क्वालिटी को मेंटेन रखने की बात करते हैं, और करना भी चाहिए। बट इंडिया में क्या है कि 20 से 30 करोड़ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फूड ही नहीं है, तो इतना हमारे यहाँ तो चल जाता है। बट उनके यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो वो एक तरीके से उनका क्राइटेरिया सेट है, जो उनका पैरामीटर सेट है, अगर वहाँ तक हम नहीं क्रॉस करते हैं तो हमारी वो एक्सपोर्ट को रोक देते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और बिना पेस्टिसाइड्स के आप जानते हैं हो नहीं पा रहा फसल। तो इसमें अब IARA ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं अशोक कुमार जी, तो इनकी पूरी टीम ने 2020-21 में ये 5 न्यू वैरायटी खोजी हैं, और ये 3 साल बाद अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ, तो देखिए, बासमती राइस का क्या होता है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, खुशबू अच्छी होती है, साइज बड़ा होता है, और जब आप इसे पका लेते हो तो दुगने साइज का हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रोडक्शन 50% कम होता है। जैसे अगर नॉर्मल राइस से अगर 100% वो हो रहा है उत्पादन, तो इसका 50% कम ही होगा। तो अब वहाँ पे इसीलिए इसका कॉस्ट भी महंगा होता है, ये भी चीज़ है। और अगर बात करें एक्सपोर्ट की, तो हम 30,000 करोड़ का जो बासमती राइस है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2 रोग लगते हैं, BLB एंड LNC। BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और लीफ एंड कॉलर डिजीज, ये दोनों लगती हैं और ध्यान रखना है हमें। और पूरी बासमती राइस की बात करें तो 70% तक बासमती राइस केवल इंडिया में ही उत्पादित किया जाता है। IARA ने, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने 10,000 फार्मर्स को 2021 में 1 kg सीड दिए थे। एक तरीके से होता है ना कि पायलट प्रोजेक्ट के साइड से, तो उस तरीके से। और 1 kg बासमती राइस को उगाने के लिए कम से कम 3,000 लीटर पानी चाहिए होता है। ये आप जानते हैं हर जगह पॉसिबल तो है नहीं। हमारा पंजाब है वो कर सकता है, हरियाणा है वहाँ पे हो सकती है। और जो केमिकल होता है जिससे खुशबू आती है, देखिए ध्यान रखिएगा, बासमती राइस से इतनी अच्छी जो खुशबू आती है उसका रीजन क्या है, क्यों आती है? तो जो एक तरीके से हमारा केमिकल होता है उसमें, वो है 2-एसिटिल-1-पैरोलिन के कारण खुशबू आती है, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा राइस है, और नॉर्मल राइस से, जो हमारी नॉर्मल राइस है उसमें भी होती है ये 2-एसिटिल-1-पैरोलिन, बट उससे 12 गुना अधिक होती है बासमती राइस में, हमें ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला आर्टिकल एक तरीके से रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, NSO की रिपोर्ट से, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो रिपोर्ट है। इसमें शुगर केन की समस्या, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है उसकी बात की गई है। जो नॉर्थ इंडिया है उसके 5 स्टेट, MP, UP, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, 6 राज्य, इसमें 42% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है शुगर केन का। और साउथ इंडिया में जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र, इसमें 32.4% डिक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। अब देखिए, शुगर प्रोडक्शन का देखा है तो कहीं ना कहीं MSP से बहुत बड़ा लिंक है। जहां MSP एक तरीके से इंसेंटिव, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी अगर MSP मिल रही है तो उन चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो वही चीज़ है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है वो 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। और ये सैंडी सॉइल में, क्लेई सॉइल में, या फिर दोनों का मिक्स है, सैंडी क्लेई, तो उसमें भी ये हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर अभी आज पूछ लिया जाए हमसे, तो नॉर्थ में प्रोडक्शन बढ़ी है और साउथ में प्रोडक्शन घटी है। किस चीज़ की? शुगर केन की। और ये कौन रिपोर्ट जारी करता है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, NSO। फ्रेंड्स, लास्ट में जानेंगे NCST के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से आर्टिकल 338A है, जो प्रिवेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन सोशियो इकोनॉमिक एंड सिविल राइट को। मतलब जो भी ST कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके जो सिविल राइट्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक तरीके से बनाया गया।
और इससे क्या है कि जो एससी कास्ट के हैं उन्हें थोड़ी सी जो एक तरीके से कह सकते हैं किसी दूसरे कास्ट के द्वारा अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है तो उन सारी चीज़ों का समस्याओं का समाधान वहाँ पे मिल जाता है। और ये जो पूरी बनाई गई है तो इसमें क्या है कि एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 मेंबर्स जो होते हैं वो एक तरीके से नॉर्मल मेंबर्स होते हैं और इन सभी को प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, चूँकि मैंने प्रयास करा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अच्छा समझाया है। और आप सभी को अगेन दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आज बिल्कुल ही पढ़ लेना, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि कहते हैं कि नहीं आज तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेना है, बट ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल रखिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, कुछ मीठा खाइए और खुश रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को साझा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कैसा लगा हमारा वीडियो आपको। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।